हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट राजवीर सिंह आज आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और चर्चित टॉपिक इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 44 एडी एंड सेक्शन 44 एडीए। ये सेक्शन आजकल आईटीआर जाने वाली हैं, आप सभी को पता है। तो आईटीआर के मद्देनज़र ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आज हम इस पर कंटिन्यू डिस्कस करेंगे और इस आईजीटीएम टैक्स एडवाइजरी चैनल के माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि इसका क्या फ़ायदा है 44 एडी और एडीए का, और इसके किस किस टैक्स पेयर को क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ये सभी पे एप्लीकेबल होगा या फिर किन्हीं लिमिटेड टैक्स पेयर्स पे होगा। इस पे हम पूरी चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्टार्ट द टॉपिक नाउ। आप सभी जानते हैं हमारे इंडिया में लगभग 90% टैक्स पेयर छोटे टैक्स पेयर हैं, जिनकी टर्नओवर 1-2 करोड़ के आसपास होती है। और 90s की बात करें तो हम ये जो टर्नओवर थी ये 20, 25, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। तो छोटे टैक्स पेयरों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने, ऑडिट करानी, उसके बाद आईटीआर भरनी, काफ़ी सारे कंप्लायंसेस हो जाते थे। तो सरकार ने क्या करा, 1994 के फाइनेंस बजट में, उस टाइम मनमोहन सिंह जी थे, जिस टाइम ये सर्विस टैक्स आया था उसी टाइम, उसी इस बजट के दौरान ये हुई। उन्होंने एक सेक्शन 44 एडी इंट्रोड्यूस किया इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर, और उन्होंने इसमें बताया कि छोटे टैक्स पेयरों के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न हम दे रहे हैं जो उनको काफ़ी फायदा करेगा आने वाली फाइनेंशियल ईयर्स में, जिनमें वो अपनी आईटीआर करेंगे और उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस में काम करेंगे तो उनको स्पेशल प्रोविज़न दिए जाएंगे, जिन प्रोविजंस को कहा जाएगा प्रीजेम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम। यानी कि प्रीजेम्प्टिव का मतलब है अनुमानित। आपको एक अनुमानित प्रॉफिट दिखाना होगा अपनी टर्नओवर का, और आप सारी जिम्मेदारियों से छूट जाएंगे। उस अनुमानित प्रॉफिट के ऊपर आपने टैक्स देना और बात खत्म। तो जानते हैं हम इस पूरे सेक्शन को। स्क्रीन पर चलते हैं और आपको मैं डिटेल में बताता हूं कि इस सेक्शन का क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम 44 एडी और एडीए की बात करेंगे आज। और हम चलते हैं सबसे पहले सेक्शन 44 एडी, जो 1994 में एक स्पेशल प्रोविज़न दिया गया था सरकार की तरफ से, कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस ऑन प्रीजम्प्टिव बेसिस। तो ये मैंने बिजनेस को इसलिए हाईलाइट किया है कि ये जो स्कीम है ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस वालों पे एप्लीकेबल होती है, प्रोफेशनल्स पे नहीं होती। यानी कि कोई ऐसा है जो प्रोफेशनल इनकम ले रहा है, इनकम कमा रहा है, उनके लिए ये मद्देनज़र सही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस वालों के लिए है जो बिजनेस से प्रॉफिट और गेन ले रहे हैं। इसमें इन्होंने क्या लिखा 1994 के बजट में, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन। मैंने आपको पहले भी बताया, जब ऐसी लाइन लिखी हो तो इसका मतलब इस सेक्शन की वैल्यू और सेक्शनों के मुकाबले ज़्यादा हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि 28 से 43 सी के अंदर कुछ भी विपरीत दे रखा हो तब भी आपको इसी को मानना है, इसी सेक्शन को मानना है। इन द केस ऑफ एन एलिजिबल एसएससी एंगेज्ड इन एलिजिबल बिजनेस, कह रहे कि कोई भी ऐसा एलिजिबल एसएससी जो एंगेज्ड है एलिजिबल बिजनेस के अंदर, उसको अपनी ग्रॉस टर्नओवर का 8% प्रॉफिट दिखाना होगा किसी भी प्रीवियस ईयर में, जिसकी वो अकाउंट्स, चाहे उसने उससे ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो डीम्ड प्रॉफिट है, प्रॉफिट और गेन है, वो मान लिया जाएगा जो उसने इस दौरान बताया है। इसी लिमिट को क्या करा सरकार ने, जो 8% लिखा हुआ है, ये फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर इन्होंने इसको हटा करके 8% के साथ साथ 6% और इंट्रोड्यूस कर दिया। इसका क्या मतलब है ये मैं बता देता हूँ। 6% यदि आपकी कोई भी इनकम डिजिटल मोड से हो रही है तो आपको उस पर इसी 44 एडी सेक्शन के तहत 6% का प्रॉफिट दिखाना है और रिटर्न फाइल करनी है, बशर्ते आपके पास वो जो पैसा ड्यू है, जैसे हम डेटर्स दिखा देते हैं 31 मार्च को हमारे पास 1 लाख रुपए आना है,
मार्केट से, तो ऐसा कोई भी पैसा है तो वो आपकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले आ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको डीम्ड टू बी कैश मान लिया जाएगा कि वो कैश में आया और आपको उस पर 8% टैक्स देना होगा। मान लीजिए आपके 1 लाख का बिजनेस हो रहा है, उस 1 लाख में से आपको पता है 8% दिखाना, मगर उसमें से 20,000 ऐसा पैसा है जो आपके पास डिजिटल मोड से आया है, तो आपको 80,000 रुपये पे 8% और आपको 20,000 रुपये पे 6% के हिसाब से टैक्स देना है। इनका कंसोलिडेशन जो भी बनता है। अब हम इसके आगे जान लेते हैं कि कौन कौन इसको ऑप्ट कर सकता है 44AD स्कीम को। तो कोई भी इंडिविजुअल, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जो पैन होल्ड करता है, कोई भी HUF या फिर कोई भी पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट LLP को इसमें कवर नहीं किया गया। वो LLP एक्ट 2008 के थ्रू जो बनी हुई है उनको इससे एक्सक्लूड किया गया। नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म को यहाँ पे डाला गया है, उनको ही प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम 44AD का फायदा मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। उनमें भी कंडीशन है, वो इंडिविजुअल इंडियन होना चाहिए, रेजिडेंट भी इंडिया में होना चाहिए, उसने कोई ऐसी डिडक्शन ना ली हो जो 10A, 10AA, 10B और 10BA के तहत लेनी हो, जैसे कि स्पेशल स्कीम होती है कोई इनकम टैक्स की। वो ऐसे किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है एक्सेप्ट, मतलब सिर्फ वो हायरिंग, प्लाइंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, यानी कि वो ट्रांसपोर्टर की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। उसके अलावा जो भी बिजनेस बचते हैं उन सब में वो 44AD क्लेम कर सकता है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो पर्सन प्रोफेशन में कवर्ड है, यानी कि 44AA के अंदर वो क्लॉज में आता है इनकम टैक्स के, यानी कि वो डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेशनल लोगों के लिए 44AD की स्कीम नहीं है। और ऐसे किसी भी बंदे को जिसने ऊपर दी गई शर्तों को मान लिया हो और उसकी टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे हो, वो ऑप्ट कर सकते हैं सेक्शन 44AD की स्कीम को। उसके बाद कौन इनएलिजिबल है, अब जब आपको पता चल गया जो एलिजिबल है उसके बारे में, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो भी बच गया, कंपनी, LLP और AOP, सोसाइटी, ट्रस्ट, ये कोई भी इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। कोई भी नॉन रेजिडेंट इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकता। कोई भी ऐसा प्रोफेशनल जो कि इंगेज है 44AA के अंदर, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, CA, आर्किटेक्चर, इस तरीके की सर्विस देने के लिए, वो भी एलिजिबल नहीं है। वो हमने पहले ही बता दिया था पिछले उसमें। उसके बाद ऐसा कोई भी बंदा जो कमीशन और ब्रोकरेज से इनकम अर्न कर रहा है वो भी इसको ऑप्ट नहीं कर सकता। और साथ ही साथ कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसमें एजेंसी उसने ले रखी है, तो एजेंसी के बिजनेस में भी कोई भी पर्सन इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। तो अब हमने जान लिया कौन इसको ऑप्ट नहीं कर सकता। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं इसके स्पेशल बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट, उस टैक्स पेयर को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस उसको ITR भरते समय, जब वो ITR भरेगा, 4 फिगर देने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। कैश बैलेंस आपको उसको देना होगा 31 मार्च की डेट में, क्लोजिंग स्टॉक कितना है उसके पास क्रेडिटर्स कितने हैं और डेटर्स कितने हैं। जो जिस साल की आप ITR भर रहे हो उसके 31 मार्च को ये 4 बैलेंसेज हैं, ये देने मैंडेटरी हैं। उसके साथ ही प्रिजम्पटिव में आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि 8% और 6% का आपको प्रॉफिट दिखाना और उस पर जो भी टैक्स बनता है वो देना है। 6% डिजिटल मोड में और वो 6% आपका 139 सबसेक्शन 1 की रिटर्न की ड्यू डेट से पहले आ जाना चाहिए। यानी कि आपकी ITR भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है, तो 31 जुलाई से वो पैसा जो 31 मार्च को एज ए डेटर खड़ा हुआ है, संडे डेटर 31 मार्च की डेट में, वो पैसा आपके पास आ जाना चाहिए। यदि वो पैसा नहीं आता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो कैश में आया है और उस पर 8% के हिसाब से टैक्सेशन लग जाएगा। अब इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है ये भी बहुत ज़रूरी है कि भाई आपने फ़ायदा तो ले लिया, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं ये भी जानना ज़रूरी है। तो कोई भी ऐसा SEC जो 44AD स्कीम को ले रहा है वो 5 साल तक उस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। साथ ही यदि बीच में उसने कभी उस स्कीम से विड्रॉ कर लिया, यानी कि वो नॉर्मल ITR भरने लगा 44AD की जगह, तो वो अगले 5 साल तक उसके अंदर एलिजिबल नहीं होगा 44AD स्कीम को लेने के लिए। उसके बाद ही अगर ऐसा कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन, कोई भी फर्म जो कि ऊपर दी गई थी, अगर वो 8% और 6% से नीचे प्रॉफिट दिखाता है तो वो इस एक्ट के तहत
44A-B के अंदर ऑडिट कराएगा। और अगर ऐसा होता है तो वो जो पीरियड है वो 5 साल की कैलकुलेशन से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, क्योंकि वो किसी बाइंडिंग रीजन की वजह से इस स्कीम से बाहर हुआ है, तो अगले साल वो वापस 44AD में आ सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है। अब ये सबसे अच्छी बात इसमें मुझे जो लगी हुई, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो छोटे टैक्स पेयर्स जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट करने में दिक्कत आती है, उनको सिर्फ अपना ये ध्यान रखना है कितना पैसा लेना है, कितना उनका इनकम हुआ, कितना आज की डेट में उनके पास कैश बैलेंस पड़ा हुआ है और कितने उसको देनदारी खड़ी हुई है। बस इन 4 चीज़ों का ध्यान रखें। और स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपको बहुत ध्यान से भरना है कि आपकी 31 मार्च की डेट में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी आपको कैलकुलेट करके रखना है। और मेरे हिसाब से सभी टैक्स पेयर्स के पास इस तरीके की डिटेल तो होती ही है, चाहे वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो या ना करते हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप 44AD सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद हम 44AD की बात कर रहे थे। फाइनेंस एक्ट 2016 के अंदर ये सेक्शन ऐड किया गया 44ADA, और ये बताया गया कि स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन्स ऑन ए प्रिजम्पटिव प्रोफेशन ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। यानी कि पहले ये सिर्फ बिजनेस वालों के लिए थी, अब ये प्रोफेशनल यानी कि 44AA के अंदर जो प्रोफेशनल है उनके लिए भी ये स्कीम डाल दी गई। और इस स्कीम में उन्होंने बताया कि कहीं भी कुछ भी दे रखा हो उसके विपरीत उसे नहीं मानना है। कोई भी इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, जो हमने पहले भी बताया, जो कि इंगेज्ड है ऐसे बिजनेस में जो 44AA में दे रखा है। मैंने पहले ही आपको बताया कि वो बिजनेस क्या हो सकते हैं। वो डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, CA हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, कोई भी प्रोफेशनल। तो वो अपनी ग्रॉस रिसीट यदि उसकी 50 लाख रुपए से कम है तो उस 50 लाख रुपए की ग्रॉस रिसीट पे वो 50% प्रॉफिट दिखाएगा और वो ITR भर पाएगा, और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट के मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। फायदा अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसमें 44AD और ADA को एलिजिबिलिटी सिर्फ एक डिफरेंस है, उसमें भी इंडिविजुअल था, इसमें भी इंडिविजुअल है। HUF काट दिया गया कि HUF प्रोफेशनल काम नहीं कर सकते, इसलिए उनको इससे बाहर किया गया है। पार्टनरशिप फर्म पहले भी थी, अब भी थी, और वो बता दिया कि वो इंडियन होना चाहिए और वो 44AA के अंदर प्रोफेशन में एंगेज होना चाहिए और उसकी टर्नओवर 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें स्पेशल बेनिफिट, वही सेम बेनिफिट जैसे उसमें है वैसे इसमें है। इस सर्विस का काम है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने, कैश बैलेंस बताना है। स्टॉक मेरे हिसाब से होगा नहीं उनकी बुक्स में। क्रेडिटर्स और डेटर्स बताने 31 मार्च को, और अपनी जो ग्रॉस टर्नओवर है उस टर्नओवर का 50% प्रिजम्पटिव प्रॉफिट दिखाना है, अनुमानित प्रॉफिट दिखाना है, और वो 44 स्कीम ADA स्कीम के अंदर अपनी ITR फाइल कर पाएंगे। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि ITR 4 जाती है 44AD और ADA के केस में, और कोई भी ITR एप्लीकेबल नहीं होगी जब तक कि आप कोई और इनकम, कोई और नेचर की इनकम आप उसके अंदर ऐड नहीं करते हो। अब मैं आपको एक रिकैप दे देता हूं 44AD और ADA के अंदर। 44AD में AD के अंदर एलिजिबल SSC इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म थी, और 44ADA के अंदर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म है। एलिजिबल बिजनेस और प्रोफेशन 44AA और EE को छोड़ करके सारे बिजनेसेस में कवर्ड है, और 44AA के क्लॉज को ही इसमें कवर्ड किया गया। इंजीनियर, डॉक्टर, CA जो भी प्रोफेशनल्स हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट इसमें 44AD के अंदर 2 करोड़ है, और आपकी प्रोफेशन के अंदर 50 लाख है 44ADA के अंदर। प्रिजम्पटिव प्रॉफिट उसमें 8% और 6% डिजिटल मोड में, और वो मोड भी 31 मार्च की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले पैसा आ जाना चाहिए अकाउंट के अंदर, और 50% ऑफ द टर्नओवर। प्रोफेशनल के केस में जो भी उसकी टर्नओवर है उसका 50% उसको दिखाना है, बुक्स ऑफ अकाउंट कुछ मेंटेन नहीं करनी। 44AD में एक रेस्ट्रिक्शन है 5 साल के लिए, और 44ADA में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी है। अगर वापस आपको स्कीम में आना है 44ADA के अंदर, AD के अंदर, तो 5 साल के बाद ही आ सकते हो, एक बार बाहर चले गए, और उसमें आप कोई रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करना। एक्सपेंडिचर डीम्ड टू भी होगा। इसका मतलब ये है कि आप जो प्रॉफिट दिखा रहे हो ना 8%, 6% या 50%, ये मान लिया जाएगा आपने सारी एक्सपेंडिचर्स को उसमें क्लेम कर लिया है।
उस 50% और उस 92 या 94% जो बन गया उसके अंदर। बुक्स ऑफ अकाउंट किसी में भी मेंटेन नहीं करनी है, मैंने अभी बताया था आपको। आईटीआर आप पे एप्लीकेबल होगी ITR 4। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 44 AD और ADA सेक्शन के अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी है ITR 4 के अंदर, और आपको सिर्फ 4 चीज़ों का ध्यान रखना है, क्लोजिंग स्टॉक का, कैश बैलेंस का, और आपका डेटर्स और क्रेडिटर्स का। और इस तरीके से आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करे हुए अपनी ITR भर सकते हो, जिसकी ITR की लास्ट डेट अभी 31 जुलाई 2023 है, जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखें और अपनी ITR को टाइमली फाइल करें, टाइमली कंप्लायंस कंप्लीट करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे अच्छे वीडियो पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कौन से और टॉपिक ऐसे हैं जिन पे हमें वीडियो बनाना चाहिए, ताकि हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकें अपनी इंफॉर्मेशन को और लीगल अवेयरनेस को अबाउट द टॉपिक अंडर GST, इनकम टैक्स, MSME एंड ट्रेडमार्क। थैंक यू, धन्यवाद।